starting with the most important environment questions, COP is going to come up again. हमने पिछली बार भी देखा था कि COP 28 में इंडिया का जो एक विजन था कि developing countries have some compulsions. And when it comes to dependency on coal, आपने बहुत अच्छे से उसको articulate किया था. इस बार what are your expectations from COP, sir? क्योंकि climate finance के area में there seems to be little less development when it comes to developing countries' responsibilities. देखिए, दुनिया में 3 इंटरनेशनल मल्टी लेवल मीटिंग्स होती हैं. पहली क्लाइमेट चेंज को लेकर है, दूसरी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को लेकर है, तीसरी डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड को लेकर के है. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मीटिंग इस साल बोको में होने वाली है. दूसरी जो मीटिंग है बायोडाइवर्सिटी को लेकर के वो कोलंबिया में होने वाली है. और तीसरी जो डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड है वो मीटिंग इस वर्ष सऊदी अरब में होने वाली है, रियाद में. सबसे बड़ा विषय ये है कि जो धरती का तापमान बढ़ रहा है उस कॉप में 2015 में दुनिया ने कमिटमेंट किए थे. 2 कमिटमेंट थे कि जो जलवायु में परिवर्तन आ रहा है तापमान बढ़ने से, वो पूरी दुनिया की चुनौती है. पूरी दुनिया का लक्ष्य होना चाहिए कि इसको कम करने के प्रयास हो. लेकिन जिस देश की जितनी कैपेसिटी है वो उसी हिसाब से अपने राष्ट्रीय लक्ष्य देगा, जिसको एनडीसीज कहेंगे, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन. 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के बाद दुनिया के सभी देशों ने अपने अपने लक्ष्य दिए. मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमने जो लक्ष्य दिए, हमने 8 लक्ष्य दिए. 3 क्वांटिटेटिव थे, 5 क्वालिटेटिव थे. हमारे जो क्वांटिटेटिव लक्ष्य थे वो मुख्यतः 3 थे कि दुनिया में 2005 के मुकाबले, 2005 को एक स्टैंडर्ड पैरामीटर माना, उसके मुकाबले में जो हमारी प्रगति होती है उसमें हम कार्बन एमिशन को 45% कम करेंगे. ये लक्ष्य हमने 2030 के लिए दिया था. लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि G20 देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने लक्ष्य समय से 9 साल पहले 2021 में प्राप्त कर लिया. दूसरा, हमने कहा कि हम रिन्यूएबल के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे 40% के. ये भी लक्ष्य ऐसा है जो हमने समय से पहले 9 साल पहले प्राप्त किया. और तीसरा 33% अपना जो ग्रीन कवर है उसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं. पर दुनिया में जब ये वार्ता हुई थी और सबको अपने अपने एनडीसीज देने को कहा था तो 2 कैटेगरी के देश बने थे, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री. तो डेवलपिंग कंट्रीज ने कहा कि हम तो अपने लक्ष्य पे बढ़ेंगे, लेकिन जिन्होंने हिस्टोरिकल कार्बन एमिशन किया है, इस धरती के स्पेस को सबसे ज़्यादा प्रदूषित किया है और जिसके पैमाने पे आज वो दुनिया के सबसे विकसित देश बने हैं, वो इसके लिए विकासशील देशों को साधन उपलब्ध कराएं, फाइनेंस उपलब्ध कराएं. और दूसरा, अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया में सभी क्लीन एनर्जी का उपयोग करें तो आप टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो. जब टेक्नोलॉजी लेने जाते हैं तो आप पैसे मांगते हो. और तरीका ये है, और मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूं, हमें कहते हैं कि हम दुनिया के 4थे नंबर में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं. हमारी जनसंख्या है 17%. हमारा कार्बन एमिशन है 4.5%, जो 4थे नंबर पे आता है. लेकिन हमारी जनसंख्या के अगर दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्रीज मिला दिए जाएं, जो डेवलप्ड कंट्री में स्वीडन आता है या आपका स्विट्जरलैंड आता है, यूके आता है, फ्रांस आता है, इनकी जनसंख्या को मिला दीजिए, हमारे बराबर कर दीजिए, इनका कार्बन एमिशन है 60%.
तो अगर आपको दुनिया में देखना है तो पर कैपिटा कंजम्पशन के आधार पे देखिए, हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन अफ्रीका के भी किसी देश से कम है, जो हमारी लाइफस्टाइल के कारण है। इसलिए दो विषय हैं। जब ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज वार्ता हुई तो हमने कहा कि हम जब एनडीसी के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं रिन्यूएबल के, लेकिन हमें, अभी आपसे पहले जब चर्चा कर रहे थे कि बिना एनर्जी के विकास नहीं हो सकता, हमें उसको प्राप्त करने में समय लगेगा, हमें भी ऊर्जा अपने लोगों तक पहुंचानी है। हमने 2070 का नेट जीरो का लक्ष्य भी दे दिया है। तो हम रिन्यूएबल की ताकत को बढ़ा रहे हैं, लेकिन तब तक हम अपने कोल को बंद नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। दूसरा विषय कि इस सारे विकास की प्रक्रिया में अब दुनिया में चूंकि ये बहुत पक्षीय वार्ताएं हैं, हर देश को अपनी ग्रीन गैस की इन्वेंट्री देनी पड़ती है, जिसको GHG कहते हैं। हमने 2019 के बेस पे दी है। भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्रीन ग्रोथ दोनों बराबर है। यह हमारे देश के आर्थिक विकास के लक्ष्यों की बड़ी विशेषता है कि पिछले 10 सालों में ग्रीन ग्रोथ और एनवायरमेंटल ग्रोथ बराबर हुआ है। तो उसके बाद जब ग्लासगो के बाद वार्ता शर्म शेख में आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लॉस एंड डैमेजेस फंड बनाना चाहिए। भारत ने उसमें भी सक्रिय योगदान दिया। उसके बाद अगली वार्ता जब पिछले साल यूएई में दुबई में आई तो दुनिया और आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्टॉक टेक लेना चाहिए कि 2015 के बाद हमने कितना एमिशन किया है, तो ग्लोबल स्टॉक टेक में भी भारत ने भूमिका निभाई। अब हम ये कह रहे हैं कि जो न्यू क्वांटिफाइबल गोल तय होने चाहिए कि दुनिया में जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसमें कितना उसको जीरो करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल विकास के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज को सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे आने के लिए कितना पैसा चाहिए, इसके लिए रिपोर्ट भी आई है। और न्यू क्वांटिफाइबल गोल पे इस बार बोको में भी चर्चा होने वाली है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज ने तो आज तक भी अपने $100 बिलियन के लक्ष्य को पूरा नहीं किया है। उन्होंने अभी तक ये भी तय नहीं होने दिया है कि क्लाइमेट फाइनेंस किसको कहोगे, लॉन्ग टर्म लोन कहोगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहोगे, सब्सिडी को कहोगे। आखिर क्लाइमेट फाइनेंस की एक परिभाषा तो तय होनी चाहिए ताकि दुनिया ये देखे कि डेवलप्ड कंट्री जिस न्यायोचित विषय को आगे ले जाना चाहते हैं, क्या न्याय के वो लक्ष्य है पर्यावरण के क्षेत्र में डेवलपिंग कंट्री को पहुंचे हैं, और इसी को लेकर इस बार भी चर्चा आगे बढ़ने वाली है। मिस्टर यादव, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक्चुअली हर फील्ड में ही चैलेंजिंग रहता है, चाहे डिफेंस हो, चाहे अब क्लाइमेट का इशू है। फाइनेंसिंग शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, जिस तरह से हमारी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है। फाइनेंसेस तो शायद हम मैनेज कर लेंगे अपने, बट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेके आपको लगता है कि द वर्ल्ड शुड नाउ कम टू ए कंसेंसस कि एटलीस्ट टेक ट्रांसफ़र तो हो, अदरवाइज ये तो गोल्स जो 2005 के या उसके बाद के भी जो कार्बन एमिशन गोल या ग्लोबल वार्मिंग गोल्स, वो कभी मीट हो ही नहीं सकते, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज तो टेक के उस लेवल पे आने में बहुत समय लगेगा उनको। देखिए, अगर करने का मन हो तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजिकल जो ट्रांसफ़र है वो अगर आप अपनी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो बाहर आगे दे ही रहे हैं। अभी जैसे दुनिया में पिछली बार जब मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जब शर्म शेख में UN जनरल सेक्रेटरी के साथ एक सेशन में मैं था, तो उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में अर्ली वार्निंग सिस्टम का राइट होना चाहिए। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कुछ अच्छे क्लाइमेट ओरिएंटेड एक्शन कोलेशन किया है। जैसे दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी आनी चाहिए, उसके लिए देश इकट्ठे होने चाहिए, नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारे विषय होने चाहिए। तो हमने एक कोलेशन बनाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कि लेट्स आइए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब विषयों को साथ मिलकर के करते हैं।
वन नेशन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की तरफ चलें, और इसका हेडक्वार्टर भी गुड़गांव में बनाया। दूसरा, क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा समस्या जो हम देखते हैं वो डिजास्टर में देखते हैं, जो क्लाइमेट के कारण होता है। तो भारत ने एक अलग क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम बनाया, CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी कैबिनेट ने भी प्रस्ताव पास करके उसको एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया, और उसमें भी हमने डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कहा कि आइए इसमें तो कम से कम कैपेसिटी बिल्डिंग, शेयरिंग और ट्रांसफ़र कर लें। तीसरा है ऐसे इंडस्ट्री के सेक्टर जो हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री कहे जाते हैं, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, ट्रांसपोर्ट। उसमें भारत ने स्वीडन के साथ मिलकर एक एक्शन प्रोग्राम बनाया, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन लेड IT। और पिछली कॉप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर इसका लेड IT 2.0 और शुरू किया। अब उसमें भी दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं, अलग अलग देश हैं 30 के करीब, वो भी आकर के इस पे काम करते हैं। बायोफ्यूल को लेकर के G20 के साइम में अलायंस और कोलिशन बनाए हैं। तो हमने दुनिया में ये विषय को करा है कि भाई हम अच्छे कोलिशन बना करके परस्पर कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जो भविष्य में दुनिया को बेहतर जीना सिखा सकती है। दुनिया बेहतर बने इसलिए संसाधनों का बेहतर प्रयोग भी जरूरी है, यही हमारी मांग है। Bhupin ji, one of the topics that you've been interested in, man versus wild, and let me remind the audience that he's one of the few ministers who actually studied the behavior of animals, especially elephants, because Wayanad mein elephants का बहुत ज़्यादा एक problem हो रहा था. Sir, you know, in the last few days we also saw what happened in Bahraich and, you know, wolves, crocodiles. एक तरीके से climate change का consequence हमें face करना पड़ रहा है. How do you see this man versus wild? What do you think is a possible realistic solution to address something like this? देखिए, एक तो हमारा ये मानना है कि जो भी हमारे जंगल के क्षेत्र हैं उनका प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन करने के लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं, क्योंकि एक इकोलॉजिकल सिस्टम है और इसलिए उसके आसपास के क्षेत्रों में हम एक अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चलाते हैं और समय समय पर इसको लेकर के हम लोग गाइडलाइन भी जारी करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी कराते हैं। जहाँ तक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात है, उसमें 3-4 तरह के खतरे आते हैं। सबसे पहले तो एलिफेंट्स को लेकर के आते हैं, क्योंकि एलिफेंट्स लगातार कॉरिडोर के अंदर चलते हैं और उनके कॉरिडोर बहुत लंबे होते हैं। अब हमने पिछले साल तक मिलाकर 33 एलिफेंट एरिया डिक्लेयर करे हैं। रिसेंटली हमने छत्तीसगढ़ में और तमिलनाडु में भी डिक्लेयर करे हैं। अब उनके कॉरिडोर को कैसे हम संभाल करके चलें। दूसरा क्या है कि एलिफेंट्स के रास्ते में जब कई बार उनके ट्रेन के साथ एक्सीडेंट होते हैं, तो उसको लेकर के WIA के साथ और रेलवे के साथ मिलकर के हमने कुछ टेक्निकल सॉल्यूशन ढूंढे हैं। छत्तीसगढ़ में उनका जो मूवमेंट होता है, तो हमने लोकल FM पे कि इन समय मूवमेंट यहाँ हो रहा है तो उस तरफ के खेतों में ना जाए। वायनाड में भी जब इंसिडेंट हुआ था तो मैंने कहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दे, ताकि जो फॉरेस्ट वालों के पास सूचना हो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास हो तो लोकल रेडियो के पास हो। बाकी और जो जानवरों के होते हैं उसमें अभी जैसे ये वुल्फ का भी अभी आया है, इसमें समय समय पे वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत कुछ गाइडलाइंस भी हैं और हम हमेशा कहते हैं कि जब कोई ऐसी स्थिति आती है कि खतरा बहुत ज़्यादा है तो लोकल वाइल्ड लाइफ वार्डन को उस पर अपने अधिकारों प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस के साथ। लेकिन हम वन को, जंगल को, उन प्राणियों को और उनका जो एक इकोसिस्टम है उसको बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। भूपेन जी, इसी पे एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अलवर से जहाँ से आप आते हैं और यहाँ पूरी बेल्ट में सरिस्का और अरावली वाली बेल्ट में सबसे बड़ा
अगर एक तरह से देखें तो, क्योंकि नेक्स्ट टू नेशनल कैपिटल है, अर्बन कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन एनवायरनमेंट एंड अर्बन सेंटर। वो एक चैलेंज हमेशा से रहेगा। डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या, वो डेवलप्ड नेशंस का भी चैलेंज है। वहाँ येलोस्टोन नेशनल पार्क में भी कोई एक्टिविटी होती है तो क्वेश्चंस आते हैं। गवर्नमेंट के लिए वो पॉलिटिकल माइनफील्ड बन जाता है, बिकॉज एक तरफ लोगों का इंटरेस्ट है, उसको बैलेंस करना है, लोगों के अपने तमाम तरह के इंटरेस्ट होते हैं, लाइवलीहुड का इंटरेस्ट सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है, और दूसरा वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट भी करना है, not because of any kind of other obligation, but that is a moral obligation first of all for governance. That is a very tricky territory. मैं नहीं मानता हूँ। हम शहर से लेकर के जैसी दुनिया को देखते हैं वैसी दुनिया होती नहीं है, और भारत में लंबी परंपराएं भी रहे हैं कि मैन और एनिमल एक ही जगह पे साथ साथ रहे हैं। जब आप गिर के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ के रेबारी समाज के पास नेस करके जगह होती थी, बिल्कुल जंगल के, आप तो खाली करा रहे हैं। इवन हमारे सिरिस्का में भी लोकल गुजर और मीना सब कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बहुत इजी बता देते हैं कि आज टाइगर का मूवमेंट कहाँ है, ऐसे लोग हैं। और अब वो वन विभाग के साथ अभी मैंने उनको सम्मानित भी किया है। इवन कर्नाटका में एक सोलेगा ट्राइब है, वो वहीं रहती है, उनको पता रहता है। ये तो अतिरिक्त क्यूरियोसिटी होती है, घबराहट होती है, अनफॉर्चुनेट कभी कभी इंसिडेंट होते हैं। ज़्यादा इस समय जो समस्या है वो वाइल्ड बोर जो फसलों को नुकसान कर जाते हैं या हाथियों के रूट को लेकर के होती है। इसके लिए हम अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, वो सारे विषय चला रहे हैं और इसको लेकर के हम लगातार काम भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे आप ऐसे भी देखेंगे कि हिंदुस्तान के मैप पे कई छोटे शहर ऐसे उभरे हैं जो इको टूरिज़्म के कारण उभरे हैं। हमारा सरिस्का भी उसमें एक है, सवाई माधोपुर भी उसमें एक है, पन्ना और खजुराहो भी उसमें एक है, साउथ में रामनगर भी उसमें एक है, कॉर्बेट भी उसमें एक है, मैसूर भी उसमें एक है। तो दोनों ही तरह के विषय हैं। और मैं कई बार ये कहता भी हूँ कि टाइगर हमारी टेरिटरी की रक्षा नहीं करता है। ऊपर की नदियाँ तो हिमालय से निकलती हैं, मध्य भारत की और दक्षिण की जो नदियाँ हैं वो तो उन सघन वन क्षेत्रों से निकलती जो ज़्यादातर टाइगर रिजर्व है। तो हमारी टेरिटरी की रक्षा नहीं करता, हमारी ट्रिब्यूटरी की भी रक्षा करता है। तो ये इको बैलेंसिंग सिस्टम है जिसको लेकर के हम चलते हैं। Sir, some political questions, because you're handling the most important state of Maharashtra, and you've handled, I mean, I always say this, you know, Bihar 2020, Gujarat 2017, Madhya Pradesh 2023, and Odisha 2024, which I think were the most difficult elections for the BJP. Ab Maharashtra 2024, which a lot of people have written off, saying that, you know, क्योंकि sympathy factor है, Maratha factor है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो challenges तो आप लेते रहते हैं सर, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है क्योंकि चुनाव में भी 240 सीट्स आए हैं, caste has become so sort of like it's become the buzzword now. So आपको क्या लगता है सर कि जो आने वाले चुनाव होंगे हरियाणा, जम्मू कश्मीर, जहाँ पे ऑलरेडी रिबेलियन हो रहा है बीजेपी, एंड महाराष्ट्र, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिस्टिक क्या आपको लगता है कि पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? देखो, आपने 240 और कास्ट को जोड़ा है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में कभी डिवीज़न होगा ही नहीं, कास्ट होगा, कास्ट नहीं होगा तो क्लास होगा, क्लास नहीं होगा तो रिलीजन होगा, रिलीजन नहीं होगा तो रेस होगा, रेस नहीं होगा तो एरिया होगा। क्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। क्वेश्चन ये है आपकी उसके प्रति दृष्टि क्या है। और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्ट रखा था वो ये था कि इस प्रकार के जब भी डिवीज़न होंगे तो स्टेट के पास ये राइट होगा कि वो अफर्मेटिव एक्शन बनाए। अब कास्ट को लेकर आजकल हमारे कांग्रेस के नेता बहुत तरह की बात करते हैं। मेरा एक प्रश्न है कांग्रेस से कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि जो सोशली और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, स्टेट उनका अध्ययन करने के लिए
एक कमेटी को बनाएगी और उसके आधार पर निर्णय करेगी। ये भी एक तरह का सेंसस ही था जो गणना की बात कर रहे हैं। तो संविधान बना तो उन्होंने एक बार काका कालेलकर कमीशन बना दिया। तो वो ये बताएं कि 1950 से लेकर के 1975 तक उनका एक छत्र राज था, तब उन्होंने ये क्यों नहीं किया? उसका कारण है 1950 से 1975 तक उन्होंने माइनॉरिटीज को गोलबंद किया। आप देखो कांग्रेस की जो राजनीति है वो माइनॉरिटी की राजनीति थी। अब उनको लगा कि ये गोलबंदी नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा कि नई तरह की गोलबंदी ढूंढो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या आप पोलराइजेशन की राजनीति करना चाहते हो या इक्वल स्टेटस देने की अफर्मेटिव राजनीति करना चाहते हो? कांग्रेस की पूरी स्पीच में पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन है। और मैं आपको कहना चाहता हूं इस देश का जनमानस कितना समझदार है कि उनका सब कुछ कहने के बाद भी जो ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बीजेपी तो लगभग 100% आई है। देश का आदमी ये जानता है, देश का व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह जानता है। तो पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन जो कांग्रेस कर रही है वो देश के लिए नुकसानदेह है। जहाँ तक हमारी बात है, कभी कोई नैरेटिव ऊपर चलता है, कभी कोई नैरेटिव नीचे चलता है। मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि जो थोड़ा बहुत भी फेक नैरेटिव उन्होंने लोकसभा के समय में क्रिएट किया था, मैं तो 1 महीने से महाराष्ट्र में हूँ, मुझे वो अब जमीन पे नज़र नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में हमारी जो युति की सरकार है वो दोबारा से पूर्ण बहुमत लेकर के सरकार बनाएगी। और हरियाणा में? हरियाणा भी हमारी पार्टी अच्छा काम कर रही है और निश्चित रूप से वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलेगा। भूपेन जी, आप हाल ही में पालक्काड में आरएसएस की मीटिंग हुई और आरएसएस जो है मोहन जी आजकल बहुत सारी बातें कहते हैं, मणिपुर हो गया या तो फिर पालक्काड में भी कोऑर्डिनेशन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। आप स्वदेशी जागरण मंच, अधिवक्ता परिषद, बहुत सारे आरएसएस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी पहले जुड़े हुए थे बिफोर यू केम इनटू द मेन स्ट्रीम बीजेपी। इसको कैसे हम देखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी लगता है कि क्या आरएसएस बीजेपी में कुछ मतभेद आ गए हैं जिसको सुलझाने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको? ऐसा भी एक नैरेटिव तो है। देखिए, 1925 से 2025 हो गया है। विगत 100 वर्षों में आरएसएस ने देश में सांस्कृतिक जागरण के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया है और एक बहुत अच्छे सांस्कृतिक नैरेटिव के आधार पे भारत की भूमिका और भारत में रहने वाले एक नागरिक के रूप में आरएसएस के स्वयंसेवकों की क्या भूमिका है, वो एक बहुत वॉलंटरी ढंग से उन्होंने पूरे देश के सामने रखी है। अनेकों लोगों ने उससे प्रेरणा लेकर के काम भी किया है। सामाजिक, राजनीतिक, अनेक क्षेत्रों में बहुत अच्छे तरीके से अपनी भूमिका को भी निभाया है। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए जो सोशो कल्चरल नैरेटिव के आधार पर बातें कही जाती हैं उनको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए, उसको कोई भेद नहीं मानना चाहिए। वो स्वाभाविक है, क्योंकि निस्वार्थ रूप से वो जो देश के सोशो कल्चरल इश्यूज़ पे काम करते हैं, नेशनलिज्म को लेके काम करते हैं, उसको एक पॉजिटिव अर्थ में ही सबको लेकर के आगे बढ़ना होता है। मैं इसकी भी इसी भूमिकाओं को मानता हूँ। सर, मेरी तरफ से सिर्फ एक आखिरी सवाल है, देन यू आस्क और यू गो फर्स्ट। सर, कोलिशन सरकार 10 साल में पहली बार है और ये एक नैरेटिव, जैसे निकुंज कहते हैं, नैरेटिव है कि गवर्नमेंट इज रोलिंग बैक ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो क्या ऑपोजिशन का प्रेशर है कि सच में सरकार बहुत ज़्यादा कंसल्टेटिव हो चुकी है? मुझे नहीं लगता है किसी विषय पे कोई रोलिंग बैक लिया गया है। अगर 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली को आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत कंसेंसस के साथ सारे विषयों को आगे बढ़ाया है। हमारे पास जब 303 थे तब भी हम गठबंधन को लेकर के चले, तब भी भारतीय जनता पार्टी। ये चुनाव भी हमने प्री पोल अलायंस को लेकर लड़ा,
गठबंधन को ही लेकर के चुनाव लड़े हैं। और इसलिए हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आज देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की राजनीति में केंद्रीय पार्टी है। लेकिन केंद्रीय होते हुए भी हमें क्षेत्रीय आकांक्षाओं और उनके गठबंधनों को साथ लेकर के चलना चाहिए। और मुझे रोलिंग बैक जैसी तो कोई चीज़ लगती नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हम कंसिस्टेंसी से लेकर के आगे बढ़े हैं उन्हीं को ही हमने आगे बढ़ाया है। अगर आपके पास कोई और बात पूछनी है तो बताइए, मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। बट सर, अब हरियाणा इलेक्शंस के पहले अग्निपथ के रोल बैक की बात हो रही है, और एक बात मैं कर लेता हूँ सेंसस को लेकर के। कास्ट सेंसस तो चलिए एक ऑपोजिशन की डिमांड है, या आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन है, बट सेंसस तो करना होगा। और ऐसी चर्चा है कि सेंसस में शायद सरकार कास्ट का एन्यूमरेशन करने की भी सोच रही है। देखिए, सरकार सभी विषयों पे समग्रता से विचार करती है। सेंसस तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल जो के पास एक पूरी बॉडी ही है और उसको संविधान में ही दिया गया है, उसको लेकर के तो सरकार कार्य कर ही रही है। और हमारी पार्टी कास्ट के लिए अफर्मेटिव जो रोल है उसको लेकर के काम कर रही है। और इसलिए लंबे समय से 10 साल इनकी सरकार चली। मैं जब 2012 में सांसद बना था तब तो केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। साउथ के कर्नाटक के एक बड़े कांग्रेसी नेता ओबीसी के नेतृत्व में थे और सारे ओबीसी एमपीओ को इकट्ठा किया करते थे कि भाई हमें 8 साल हो गए मनमोहन सिंह जी को कहते कहते, ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा नहीं मिला। नहीं दिया इन्होंने, मोदी जी की सरकार ने आते ही दिया। हम बार बार कहते रहे कि सेंट्रल स्कूल है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, ओबीसी के बच्चों का एडमिशन नहीं है, मोदी जी ने आते ही दिया। हम बार बार कहा करते थे कि यूनिवर्सिटियों में ओबीसी के जो बच्चे हैं वो सिंगल पोस्ट के कारण आ ही नहीं पाते, मोदी जी की सरकार ने आकर के दिया। हम कहते थे मेडिकल और इंजीनियरिंग में नहीं है, मोदी जी ने आकर के दिया। हम ये भी मानते थे कि 70 साल की इस यात्रा में सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उसमें भी तो गरीब हो सकते हैं, उसको आरक्षण दिया जाए, मोदी जी ने आकर के दिया। तो जो विषय अफर्मेटिव एक्शन के हैं, और अफर्मेटिव एक्शन में देखिए रिजर्वेशन टू कास्ट है, रिजर्वेशन टू क्लास है, रिजर्वेशन टू ट्राइब है एंड रिजर्वेशन टू वीकर सेक्शन है। तो हमने तो इनको कहा था कि वीकर सेक्शन में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दो, इन्होंने तो नहीं दिया। 33% का भी रिजर्वेशन मोदी जी ने ही आके दिया है। हमारा अफर्मेटिव एक्शन समाज के हर वर्ग के लिए है, क्योंकि हमने पॉजिटिव स्पिरिट में काम किया है। हमारा जो स्पिरिट है पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है, इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए अफर्मेटिव एक्शन है। बट सर, एक लास्ट थिंग, पार्लियामेंट का एक कैरेक्टर तो चेंज हो गया है ना सर, क्योंकि अब तो यू ऑलवेज कम विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। पार्लियामेंट का वन कैरेक्टर हैज चेंज, राइट? बिकॉज 240 आपके हैं एंड द ऑपोजिशन इज लार्जली मोर एग्रेसिव। आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा आपके प्रोजेक्शन में? डिबेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिबेट होनी चाहिए, डिबेट मुद्दों पे होनी चाहिए, और हम तो डिबेट के ही पक्षधर हैं। तो हम तो चाहते हैं कि विपक्ष पार्लियामेंट चलाए, जितनी डिबेट होगी उतनी बातें सामने आएगी। कम से कम लोगों को सही विषयों की तो जानकारी मिलेगी। और इसलिए पार्लियामेंट का करेक्टर डिबेट है, विमर्श है, तो हम विमर्श के लिए तैयार हैं। बट ऑपोजिशन का कहना है कि पार्लियामेंट चलाना आपका काम है। हाँ, हमारा काम है, तो हम तो चला ही रहे हैं। वो शोर मचा रहे हैं फिर भी हम चला रहे हैं, वो धक्के मार रहे हैं फिर भी हम चला रहे हैं। और मेरे को एक बात बताओ, चलो हमारा काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में पिछली बार का दृश्य याद करो, किसान बिल आया तो विपक्ष के नेता, वीडियो क्लिपिंग मौजूद हैं, जो सेक्रेटरी जनरल है उसकी टेबल पर चढ़ के खड़े हो गए। तो उनका काम है टेबल पर चढ़ के खड़ा होना? आप बताओ, विपक्ष का ये तो काम नहीं है ना। पूरे विपक्ष ने जब भाषण दिया, चाहे उनके नेता राहुल गांधी जी ने दिया हो, चाहे अखिलेश यादव ने दिया हो, सबने एकटक होकर के सुना। तो क्या विपक्ष का काम है कि प्रधानमंत्री जी 50 मिनट तक बोलते रहे और शोर मचाते रहे? क्या मर्यादा रखना उनका काम नहीं है? आप बताइए।
No, that was unfortunate. In a parliamentary democracy, not only the leader of the house, but everyone should be respected. And लीडर ऑफ द हाउस ऐसे ऐसे कर रहे थे, That heckling was complete. तो लीडर ऑफ द हाउस का काम है ये? कौन देश का व्यक्ति कहेगा कि ये लीडर ऑफ द हाउस का काम है? और फिर एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि शंकराचार्य जी ने एक लिखा है, शिवोहम, कभी सुनिएगा यूट्यूब पे, न जाति न धर्मो। तो ये तो विपक्ष के नेता तो जाति जनगणना करा रहे हैं, एकता की बात कहाँ कर रहे हैं, समानता की बात कहाँ कर रहे हैं, अफर्मेटिव एक्शन की बात कहाँ कर रहे हैं? अगर आप सोचो कि देश को केवल पोलराइजेशन के आधार पे हम खड़ा कर लेंगे तो ये इनका मिथ है, और ये कांग्रेस की वही राजनीति है जो लोगों को बांट करके राज करती रही। But भूपेन जी, एज अ जर्नलिस्ट आई डू फील कास्ट में आपकी गवर्नमेंट थोड़ी सेंसिटिव हो गई है, बिकॉज लैटरल हायरिंग में जो रोल बैक हुआ, क्योंकि वो हलवा वाला पिक्चर जो आया सर, हम बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो मेरे जैसा एक छोटे समाज से आया हुआ व्यक्ति इस देश का पर्यावरण मंत्री नहीं होता। मैं नाम लेकर के नहीं कहना चाहता हूँ, मैंने जो पिछले 10 सालों में एक्शन बताए, ये एक्शन हो चुके होते, ये सारे विषय हो गए होते। देश में जो आर्थिक विषमता रही, देश में जो गरीबी रही, वो तो उसको दूर करने का काम क्यों नहीं किया गया? कास्ट एक पहचान तो होती है, लेकिन एक पिछड़ापन भी है। लेकिन पिछड़ेपन के लिए अफर्मेटिव एक्शन लेने की बात होती है, हम वो लेने का काम करते हैं। राजनीति केवल भावनाएं भड़काने के लिए नहीं होती, राजनीति भावनाओं के आधार पर देश बनाने के लिए होती है, हम उसका काम कर रहे हैं। बट मिस्टर मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष का और ऑपोजिशन का कहना है कि आप माइक बंद कर देते हैं, आप टीवी में उनको दिखाते नहीं हैं, तो इसी बात के लिए उनको टेबल पे चढ़ना पड़ता है। माइक बंद करते तो वो 50 मिनट भाषण देते हैं? आप बताइए, आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना। नहीं, 50 मिनट बीच में नहीं, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना। 50 मिनट का अनइंटरप्टेड भाषण दिया, माइक बंद हुआ था क्या? अखिलेश जी बोले माइक बंद हुआ था क्या? संसद में 20 घंटे तक बहस चली, माइक बंद हुआ क्या? लेकिन अगर आप बिना रूल के खड़े हो जाओगे, बिना नियम के खड़े हो जाओगे, तो क्या नियम सबके लिए नहीं होते? नियम का तो पालन सबको करना पड़ता है ना। 20 घंटे की बहस में जब आपका माइक बंद नहीं हुआ, तो प्रधानमंत्री जी जब खड़े हुए तो आपने लोकतंत्र में बेशर्मी की सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। उनको माफी मांगनी चाहिए। सर, एकदम लास्ट क्वेश्चन, राहुल गांधी इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट, वो अभिमन्यु की बात कर रहे हैं सर, और तो एक तरीके से हिंदू इमेज भी उनका जो है, ही इज ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट कास्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट, फ्रॉम मिस्टर इंडिया टू फ्रॉम मिस इंडिया टू ब्यूरोक्रेसी। इसको आप हाउ डू यू एसेस दिस, एंड यू थिंक इट कैन बी डेट्रीमेंटल टू योर पार्टी? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइथोलॉजी हो, उनको तो माइथोलॉजी का जवाब देना चाहिए। जिन्होंने जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं, भगवान विष्णु के पद्म पर है, तो वो तो उनको नहीं दिखता। पद्म शुभ प्रतीक होता है, वो तो उनको नहीं दिखता। तो जिनको पॉजिटिव चीजें ना दिखें और कोई भी आदमी आकर कुछ भी विषय कह जाए, अगर एक व्यापक अर्थ में लेनी चाहिए ना। भारत के पुराणों में, भारत की संस्कृति में, भारत की परंपराओं में बहुत बढ़िया बातें की गई हैं, और हमारे यहाँ जो न्याय दर्शन है उसमें तो 16 प्रकार की चीज़ें बताई हैं, जैसे संशय है, तर्क है, वाद है, ऐसे जल्प है, छल है। ये बोलने के अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन क्या उसका अध्ययन किया है? कोई भी एक शब्द बोलना कैच लाइन हो सकती है, लेकिन वो भाषण अपने आप में कोई सार वाला नहीं होता है। और इसलिए जिनकी अंडरस्टैंडिंग अधूरी है, जिनके लिए कास्ट अफर्मेटिव एक्शन का मुद्दा नहीं है, जिसके लिए कास्ट केवल पोलराइजेशन का मुद्दा है, तो वो इसके अलावा बोल क्या रहे हैं? करेंगे क्या, वो नहीं बोल रहे हैं। गोलबंदी कैसे, वो बोल रहे हैं। तो जनता भी समझती है और शेड्यूल कास्ट भी समझते हैं कि बाबा साहब को किन्होंने लोकसभा में नहीं आने दिया। ओबीसी भी समझता है
कि 70 साल तक ओबीसी कमीशन किन्होंने लागू नहीं किया? शेड्यूल ट्राइब भी समझता है कि उनके जो राज्य बनने के विषय थे उनको किसने पूरा नहीं किया। तो आज तो हम तीसरी चौथी पीढ़ी पढ़ करके समझते हुए सारे विषयों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस की जो राजनीति है, ये जो राजनीति है, ये वही राजनीति है जो माइनॉरिटी पोलराइजेशन की राजनीति है। लोग इस पोलराइजेशन की राजनीति में आने वाले नहीं हैं। मिस्टर मिनिस्टर, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, बिकॉज हम सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव में बात कर रहे हैं। लास्ट के बाद एक और भी मैं दे सकता हूँ। Vasudha is giving me constant cues to wrap up, so that so my last question to you, I bring you back to the original topic of sustainability. सस्टेनेबिलिटी को लेकर के सर, जैसा मैंने कहा कि हमारा बड़ा देश है, आबादी बहुत बड़ी है, चैलेंजेस बड़े हैं, बट आपको लगता है कि इस समय हम स्टेज पे हैं डेवलपमेंट के जहां सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटी पे रख सकते हैं? गवर्नमेंट वो कैपेसिटी में है कि सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटी में रख सकते हैं, या बिकॉज ऑफ हमारी डेवलपमेंटल नीड्स ये मुद्दा कुछ सफ़र करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और मेरे को लगता है अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछते तो मेरी भी बात अधूरी रह जाती। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में एक विषय रखा था पंचामृत का और मिशन लाइफ का। बाद में यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी आए थे और केवड़िया में, जो गुजरात में एकता नगर है, वहाँ पर मिशन लाइफ को लॉन्च भी किया था। इसमें एक उदाहरण मैं बताऊं, आजकल हमारी मिनिस्ट्री आइडियाज़ फॉर लाइफ के लिए काम कर रही है। अभी तक मैं 2 आईआईटी में गया हूं, आईआईटी दिल्ली में और आईआईटी मुंबई में। आइडियाज़ फॉर लाइफ का हमने समय भी बढ़ाया है और आइडियाज़ ऑफ लाइफ का हैशटैग भी है, और आपके माध्यम से भी मैं सब लोगों को कहना चाहूँगा कि आइडिया फॉर लाइफ में अपने विचार शेयर करिए। हम जो लाइफस्टाइल अभी बना रहे हैं, अगर हम पानी का टैप खुला छोड़ देते हैं तो अनुमान आता है कि 1 साल में अगर सारी दुनिया ये छोड़ दे तो कई ट्रिलियन लीटर पानी बेकार बह जाता है। तो हम इसको कैसे सेव कर सकते हैं? ये जो एनर्जी है, सेव एनर्जी, इसको हम कैसे कर सकते हैं? तीसरा जो वेस्ट है, इसको हम कैसे रीयूज करके एनर्जी में परिवर्तित कर सकते हैं? चौथा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ई वेस्ट है, इसके लिए हम क्या टेक्नोलॉजी अपनाकर इसको रीयूज कर सकते हैं? पांचवा जो वेस्ट फूड है, वेस्ट फूड के लिए हम क्या कर सकते हैं? छठा जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और इसलिए हमने अपनी मिनिस्ट्री के माध्यम से सभी नौजवानों को आग्रह किया है कि आप साइंटिफिक एटीट्यूड रखते हैं, इनोवेशन के माध्यम से, चीज़ों के माध्यम से, आइडिया के माध्यम से हमको ये आइडिया दीजिए और हम सबसे अच्छे आइडिया देने वाले नौजवानों को पुरस्कृत भी करेंगे। हम एक पॉजिटिव स्पिरिट खड़ी करना चाहते हैं। इसी से ही रिसाइकल, रीयूज, रिप्रोड्यूस को लेकर के ही हम काम कर सकते हैं। और इसलिए हमारी मिनिस्ट्री ने भी अलग अलग क्षेत्रों में रिसाइकल के लिए आने वाली चीज़ों को लेकर अनेकों गाइडलाइन, रूल्स शुरू करें ताकि सर्कुलर इकोनॉमी देश में आगे बढ़े। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है जो इस साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे शुरू किया है, एक पेड़ माँ के नाम। और मैं हमेशा सब जगह कहता हूँ कि देखिए, हम जो धरती पे आए हैं तो हमें 2 लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। एक अपनी माँ के प्रति जिन्होंने हमें जन्म दिया, दूसरा धरती माँ के प्रति जो हमारे को पाल रही है। आप कितना ही डेवलपमेंट की बात करो, आप कोई अनाज का पेड़ बना नहीं सकते हो। आप कितना ही डेवलपमेंट की बात करो, आप हवा पैदा नहीं कर सकते हैं। और धरती केवल मनुष्यों की रहे और धरती पर पशु पक्षी कोई भी ना हो तो धरती कितनी मनुष्य को सूनी लगेगी। इसलिए हम बड़े मकान बनाते हैं, बड़ी कोठी बनाते हैं, बड़ी कार खरीदते हैं, पर ग्रेटिट्यूड के रूप में अपनी माँ के प्रति और अपनी धरती माँ के प्रति एक पेड़ जरूर लगाएं और जीवन में उसको पालें। यह है एक पेड़ माँ का। और हमारा ये मानना है
कि देखिए मिटिगेशन मेजर्स तो सरकार के द्वारा किए जाते हैं पॉलिसी लेवल पे, एडेप्टेशन मेजर सोसाइटी के द्वारा किए जाते हैं सामूहिक रूप से, पर इंडिविजुअल व्यक्ति अपनी लाइफ में, जैसे हम सिविक सेंस कहते हैं, जैसे हम बोलने का सेंस कहते हैं, जैसे हम सोशल बिहेवियर कहते हैं, सोशल सेंस कहते हैं, ऐसे ही हमको अपने अंदर एनवायरमेंटल सेंस पैदा करना पड़ेगा। और यही है मिशन लाइफ एक पेड़ माँ के नाम, जिसको हम भारत में अपना करके भी अपने एनवायरमेंट को अच्छा बना सकते हैं। That's such a nice line to end the session with. That was Environment Minister Bhupendra Yadav speaking and giving us political insights and also insights on environment. Thank you so much, sir, for Thank you, joining Mr. us. Yadav, for joining us. Thank you.